हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का यह जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सेशन है, जिससे कि आपको क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। हमेशा इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बना हुआ रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसमें भी उसके एक स्पेशल टाइप जिसको कि हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर या स्प्लिट फेज मोटर भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में और उसके एडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। इस वीडियो में यह भी हम जानेंगे कि अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है तो हमें कौन कौन से पॉइंट लिखने चाहिए, कौन से पॉइंट अगर हम एक्स्ट्रा लिखे तो हमारे जो मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो इन सारे पॉइंट को इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग अब शुरू करते हैं और चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है इसको हम लोग रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन बाइंडिंग होता है और एक हमारा जो होता है वो एक्सिलरी बाइंडिंग होता है। तो जनरली इसमें जो बाइंडिंग होता है वो होता है हमारा कौन, एक मेन बाइंडिंग और एक एक्सिलरी बाइंडिंग। तो पहले तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए इसमें एक स्विच है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक स्विच रहता है जो कि जिसके थ्रू की हमारा जो है एक्सिलरी बाइंडिंग वो मेन बाइंडिंग से कनेक्ट होता है। उस स्विच को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच या रिले करते हैं। दोनों की मदद से हम इसको कनेक्ट करते हैं। अगर आपका मोटर 100 वाट से ज्यादा का होता है तो उस कंडीशन में हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं, और अगर आपका मोटर 100 वाट से कम होता है तो वहां पर हम रिले का यूज करते हैं। इसका एक और कंस्ट्रक्शन के पार्ट है जो कि है रोटर, जो कि होता है केज रोटर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कैसा रोटर है, तो ये हमारा जो है वो केज रोटर है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ बातें और इसमें जानने की है। वो क्या है कि हमारा मेन बाइंडिंग जो होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। इसका रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और ओवरऑल अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस देखा जाए तो ये ज्यादा होता है। तो मेन बाइंडिंग में जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं सारे पॉइंट वीवीआई पॉइंट है, यही सब पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। वही सारे पॉइंट को हम यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिखे हैं, तो वही आप ध्यान देकर सुनिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मेन बाइंडिंग है, इसमें क्या होता है, तो मेन बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और इसका जो टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक्सिलरी बाइंडिंग जो है, एक्सिलरी बाइंडिंग में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, और ओवरऑल अगर इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस देखा जाए तो वो कम होता है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम सबसे पहले, इसको जब हम मोटर को स्टार्ट करना होता है तो हम सबसे पहले एक्सिलरी बाइंडिंग से इसको कनेक्ट करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि आपको पता भी होगा, एक दो वीडियो में बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है तो उस केस में आपका मोटर का जो है वो टॉर्क है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब इसको आप ऑन करिएगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच से, तो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस के कारण ये जो रोटर है इस पर एक अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और उसके बाद अब इसका वर्किंग में क्या आता है, वर्किंग में सबसे पहले हम स्विच को ऑन करेंगे, जिसके कारण कि हमारा ये रोटर पर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, रोटर हमारा रोटेट करना शुरू हो जाएगा। जब रोटर हमारा 80% टू 90% अपना स्पीड को गेन कर लेगा, उस कंडीशन में हमको ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ कर देना होगा, जिसके कारण कि टॉर्क में थोड़ा सा गिरावट आएगा, थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन फिर वो अपना जो टॉर्क जो उसका है वो गेन कर लेगा। जिसको कि आप इसका जो हम टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाएंगे ग्राफ, उसमें भी आपको हम वहां पर दिखाकर आपको समझाएंगे। तो इतना ही पॉइंट इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट को हम नोट डाउन किए हैं, इस पॉइंट को आपको हम पढ़ के बताते हैं, और साथ ही साथ इसमें से अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो वो भी हम लोग जान लेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। द स्प्लिट फेज मोटर इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। क्या कह रहा है कि स्प्लिट फेज मोटर जो होता है वो उसका एक और नाम है, उसको और नाम से भी जानते हैं, जो कि है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। अब देखिए इट हैज अ सिंगल केज रोटर, इसमें क्या है, एक सिंगल केज का रोटर है। ठीक है, एंड इट्स स्टेटर हैज टू बाइंडिंग, इसके स्टेटर के पास दो बाइंडिंग होता है। नोन है जो कि जाना जाता है मेन बाइंडिंग, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है वो मेन बाइंडिंग है, एंड स्टार्टिंग बाइंडिंग जो कि यहाँ पर है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग है। अब देखिए क्या है, बोथ द बाइंडिंग आर डिस्प्लेस्ड 90 डिग्री इन स्पेस, दोनों बाइंडिंग जो होता है वो एक दूसरे से 90 डिग्री स्पेस में दोनों बना हुआ रहता है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री क्यों करते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए एक ही बाइंडिंग को हम इसमें स्प्लिट करके इसको इस तरीके से बनाते हैं कि वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, जिसको कि डबल रिवॉल्विंग थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बोलिएगा, तो अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि हम वीडियो अपलोड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो आपका डबल रिवॉल्विंग थ्योरी है उसको भी आपको हम कंप्लीट करवा दें। उस पर भी क्वेश्चन रहता है, तो हम देखेंगे, अगर मौका मिला, टाइम मिला तो हम
इस पर वीडियो बना देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, द मेन बाइंडिंग हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, मेन बाइंडिंग के पास बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है एंड हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका रिएक्टेंस जो होता है वो हाई होता है। अब देखिए वेयर इज द स्टार्टिंग बाइंडिंग है, जबकि वहां पर स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होता है हैज हाई रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग बाइंडिंग के पास हाई रेजिस्टेंस होता है एंड लो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो लो होता है। तो जो पॉइंट बताए बस वही पॉइंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब देखिए क्या है, ए रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सिलरी बाइंडिंग, एक रजिस्टर को जोड़ा जाता है एक्सिलरी बाइंडिंग से। उसके बाद है द करेंट इन द टू बाइंडिंग इज नॉट इक्वल एज ए रिजल्ट, जब हमारा करंट देखिए, जब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कम है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में जो करंट का डिवीजन होगा वो इक्वली नहीं होगा, इसमें कम करंट आएगा। यहाँ पर देखिए आईए के केस में यहाँ पर ज्यादा करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कम है, तो ज्यादा करंट यहीं से पास करेगा और आईएम से कम करंट पास करेगा, जिसके कारण कि दोनों में करंट का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है। द रोटेटिंग फील्ड, इसके कारण जो यहाँ पर जो रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नॉन यूनिफॉर्म नेचर का प्रोड्यूस होता है। तो ये पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी का पॉइंट नहीं, हमारे जो मेन पॉइंट थे वो यहीं तक थे, लेकिन अगर आप लिखिएगा तो लिख भी सकते हैं, वैसे कोई टफ नहीं है। अब देखिए क्या है, हेंस द स्टार्टिंग टॉर्क इज स्मॉल, यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क स्मॉल होता है ऑफ ऑर्डर ऑफ 1.5 to 2 टाइम ऑफ स्टेटेड रनिंग टॉर्क, स्टेटेड रनिंग टॉर्क से ये 1.5 से 2 टाइम कम होता है स्टार्टिंग टॉर्क इनिशियल कंडीशन में। यहाँ पे एट द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर बोथ द बाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पॉइंट आप चाहे तो इतना पॉइंट आप नहीं भी लिख सकते, लेकिन ये पॉइंट आपको लिखना है कि स्टार्टिंग के केस में दोनों बाइंडिंग जो होता है वो पैरेलली कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैरेलली कनेक्टेड है। इस तरीके से आप नहीं देखिएगा कि यहाँ पर से देखिए, अगर ये सीरीज में रहता तो हमारा जो आईएम जो आ रहा था वो इधर से आता और इधर से ही वापस जाता, लेकिन देखिए आईएम इधर से आ रहा है और आईए इधर से आ रहा है, दोनों का करंट का डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ से ये देखिए करंट का डिवीजन हो गया, जहां पर भी करंट का डिवीजन हो जाता है तो वो सर्किट जो होता है वो पैरेलल सर्किट होता है। तो इसलिए यहाँ पर मेन बाइंडिंग और एक्सिलरी बाइंडिंग जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट आप नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए इसके हम वर्किंग में चलते हैं कि कैसे होता है वो देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज सुन एज द मोटर रीचेज द स्पीड ऑफ अबाउट 70 to 80%, कह रहा है क्या कि जैसे जैसे मोटर हमारा जो है स्पीड 70 से 80% तक गेन कर लेता है ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड को अगर जो सिंक्रोनस स्पीड का जो वैल्यू होता है उससे अगर वो 70 से 80% उसके वैल्यू को वो गेन कर लेता है, द स्टार्टिंग बाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो ये जो एक्सिलरी और स्टार्टिंग बाइंडिंग था, वही जो एक्सिलरी जिसको कि हम स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बाइंडिंग है, जैसे ये 70 से 80% होगा तो यहाँ से ये स्विच ऑफ हो जाएगा और ये बाइंडिंग जो है वो अलग हो जाएगा उससे। अब देखिए ऑटोमेटिकली हो जाता है फ्रॉम दी सप्लाई मेन में। इसके बाद इसी के बारे में पॉइंट है कि इफ द मोटर आर रेटेड अबाउट 100 वाट, अगर मोटर हमारा 100 वाट का रेटिंग होता है उसका और मोर उससे ज्यादा, तब हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करते हैं। तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज टू डिस्कनेक्ट दी स्टार्टिंग बाइंडिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं। एंड फॉर स्मॉलर रेटिंग, और स्मॉलर रेटिंग मोटर के लिए रिले इज यूज्ड फॉर डिस्कनेक्टिंग द बाइंडिंग, हम स्मॉलर रेटिंग मोटर के लिए रिले का उपयोग करते हैं जिसको डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये वर्किंग यहाँ तक लिखिएगा तो आपका वर्किंग कंप्लीट हो गया। लेकिन और अगर इसको आप इलैबोरेट करना चाहते हैं, रिले के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर हम पॉइंट लिखे हैं। क्या है, ये रिले इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ मेन बाइंडिंग, मेन बाइंडिंग के साथ ये सीरीज में कनेक्ट होता है रिले। ये जो रिले होता है वो मेन बाइंडिंग, ये जो मेन बाइंडिंग है इसी के साथ सीरीज में वो कनेक्ट होता है। उसके बाद कर रहा है इन द स्टार्टिंग में द हैवी करंट फ्लो इन द सर्किट, हैवी करंट फ्लो होता है सर्किट में, एंड द कॉन्टेक्ट ऑफ द रिले गेट क्लोज, और रिले का जो कॉन्टेक्ट होता है उसमें वो क्लोज होता है। दस द स्टार्टिंग बाइंडिंग इन द सर्किट, स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होता है सर्किट में, एंड एज द मोटर अटेन द प्रीडिटरमाइंड स्पीड, जब मोटर प्रीडिटरमाइंड स्पीड ले लेता है, द करंट इन द रिले स्टार्ट डिक्रीजिंग, द रिले का जो करंट होता है वो घटना शुरू हो जाता है। Therefore the relay open and disconnect the auxiliary binding, जिसके कारण कि रिले जो होता है वो ओपन हो जाता है और ऑक्सिलरी बाइंडिंग को वो डिस्कनेक्ट कर देता है फ्रॉम द सप्लाई से, मेकिंग द मोटर रन ऑन द मेन बाइंडिंग ओनली। उसके बाद ये बना देता है मोटर को कि इस तरीके का कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग जब उससे हट जाएगा तो वो मेन बाइंडिंग पर रन करेगा। तो देखिए यहाँ तक आप लोग लिखिएगा, अगर ये पॉइंट आपको लिखने का इच्छा नहीं होगा तो आप लोग इसको नहीं भी लिखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ स्विच के बारे में बताना था कि उसको हम कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम रिले के बारे में इसलिए बता दिए क्योंकि रिले के बारे में जनरली कहीं जिक्र नहीं किया होता है, इसलिए मैं यहाँ पर रिले का अगर जिक्र किए हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताना हमारा फर्ज बनता था कि रिले का कैसे यहाँ पर यूज होता है, उसके कैसे वो वर्क करता है। अब देखिए उतना लिखने के बाद सिंपली आपको ये फेजर डायग्राम लिखना है। यहाँ पर फेजर डायग्राम लिख के ये फेजर डायग्राम लिख के ये डायग्राम बना देना है, जिसमें कि ये V है,
ये IA है, मतलब ये जो है वो एक्सिलरी बाइंडिंग था उसका करंट है, ये जो मेन बाइंडिंग का जो करंट है वो है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो IA, इन दोनों का बीच का एंगल जो है वो फाई है। तो इस तरीके से आप इसका फेजर डायग्राम बना लीजिएगा। और उसके बाद ये टॉर्क, ये दोनों अगर आप आंसर में बनाते हैं तो आपका आंसर का जो लेवल है, आंसर का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। तो इन दोनों चीज को आप बना लीजिएगा। इसमें देखिए क्या है, इनिशियली जब दोनों बाइंडिंग साथ में था तो वो रेड कलर से ये जो प्रोड्यूस हो रहा था ग्राफ, ये जो है उसका टॉर्क और स्पीड का ग्राफ था। और जैसे ही हम एक्सिलरी बाइंडिंग को हटाते हैं उस कंडीशन में, ये देखिए इनिशियली यहाँ तक टॉर्क था और अचानक ये टॉर्क गिर जाता है जैसे ही हटाते हैं। तो जैसे ही वो एक्सिलरी बाइंडिंग हटता है तो ये टॉर्क गिर जाता है और फिर से ये गेन करता है अपना जो उसका मेन पाथ होता है, जो मेन उसका ग्राफ का जो मेन पाथ होता है वो फॉलो कर लेता है। मतलब वो जो टॉर्क है वो इनिशियल जो टॉर्क गिरता है वो टॉर्क को वो गेन कर लेता है। तो यह जो होता है इसका होता है क्या, ये होता है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर ये और ये दोनों अगर ग्राफ को आप बना लेते हैं, एक फेजर डायग्राम और एक ग्राफ को, तो आपका आंसर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए इसका हम एडवांटेज और एप्लीकेशन की ओर आते हैं। तो एडवांटेज और एप्लीकेशन में देखिए क्या है, दिस टाइप ऑफ मोटर इज चीप, यह जो मोटर होता है वो सस्ता होता है, एंड इज सुटेबल फॉर, और यह सुटेबल होता है फॉर इजी स्टार्टिंग लोड वेयर द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग इज लिमिटेड। जहां पर की स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी अगर लिमिटेड होगा तो वहां पर ये इजिली स्टार्टिंग लोड को, मतलब इजिली ये स्टार्ट हो जाता है लोड पे। ये मोटर का खासियत है, एडवांटेज है इसका। दिस टाइप ऑफ मोटर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइव दैट रिक्वायर मोर देन 1 kV किलोवाट बिकॉज ऑफ द लो स्टार्टिंग टॉर्क। इस टाइप का मोटर को हम लोग ड्राइव्स में उपयोग नहीं करते, मतलब जो गाड़ी होता है या कोई भी चीज को खींचना होता है, जैसे ड्राइव, जैसे मोटर बेल्ट ड्राइव, तो उस वैसे ड्राइव में इसका हम उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो लो होता है। यही फिर टॉर्क को धीरे धीरे करके इंप्रूव करेंगे, इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है तो वो अलग मोटर बन जाता है। कैपेसिटर अगर डायरेक्ट लगाए हैं उसी से वो स्टार्ट हो रहा है और रन हो रहा है तो वो होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, इसमें 2 कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। तो अगर 2 कैपेसिटर का यूज करें तो वो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर होता है। तो एक कैपेसिटर जो होता है वो उसको बस स्टार्ट करने में मदद करता है और एक कैपेसिटर है जो उसको कंटिन्यू चलाए रखता है। तो ये सब सारे जो टॉपिक है इसको आगे हम बताएंगे, 2 वीडियो इसमें और आएगा, एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये दोनों पर भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है। यूज देखिए आपको अभी तो ये 2 भी याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन इसका यूज से आपको जो कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, जैसे RRB JEE, SSC JEE, ये सब का एग्जाम में जो है इसका एग्जाम्पल ही पूछता है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें हम कौन सा मोटर का यूज करते हैं, लेथ मशीन में हम लोग कौन सा मोटर का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से इसमें ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कंपटीशन में। तो यहाँ पर भी आप कुछ ऑब्जेक्टिव को कम से कम तो याद रखिए अभी एग्जाम के लिए। इसका यूज कहाँ होता है, यूज होता है इसका वॉशिंग मशीन में, एयर कंडीशनिंग फैन में, मिक्सर ग्राइंडर में, फ्लोर पॉलिशर में, ब्लोअर में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ड्रिलिंग एंड लेथे मशीन में। तो यहाँ इसका उपयोग होता है। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्प्लिट फेज, जिसको कि हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहते हैं, इसके बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज आपको गेन हो गया होगा। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस फिगर के थ्रू अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला काम आपको यही पहला लाइन लिखना है कि स्प्लिट फेज जो होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर करते हैं। उसके बाद जो फिगर में कंस्ट्रक्शन दिख रहा है उसको लिखिए, मेन बाइंडिंग के बारे में पहले लिखिए, फिर एक्सिलरी बाइंडिंग के बारे में लिखिए, फिर रोटर के बारे में लिखिए, फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच और रिले के बारे में लिखिए। रिले के बारे में अगर आपकी इच्छा हो तो लिखिए, नहीं इच्छा है रिले के बारे में डिस्क्राइब करने का तो नहीं करिए, कोई जिक्र मैंने जरूरी नहीं है करना ही है। उसके बाद कोई भी मोटर, जितना भी मोटर अभी पढ़िएगा, स्प्लिट फेज हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन हो गया, जितना भी मोटर पढ़िएगा इसका वर्किंग लगभग का सेम है। सब जो भी इसमें एडिशनल हम लगाएंगे उसका काम बस यही रहेगा कि मोटर को 70 से 80% स्पीड को गेन करा देगा। 80% स्पीड जैसे ही होगा वो सर्किट से बाहर हो जाएगा। बस यही काम है सारे मोटर में। सारे मोटर का वर्किंग बस आपको यही देखना होगा कि जिस जिस चीज का आप उपयोग करें, जौन से इक्विपमेंट उसमें और एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, बस उसका यही काम होगा कि वो 70 से 80% आपके मोटर के स्पीड को गेन कराएगा और वो साइड हट जाएगा, वहां से वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यही काम आपको करना है, यही आपको लिखना है। उसके बाद एडवांटेज, इसका फेजर डायग्राम जो हम बताए हैं वो, और इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों को आपको फिगर से बनाना है, लेकिन बनाना जरूर है एग्जाम में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ। थैंक यू।